मैम उतने पीछे क्यों बैठे हो? मजा आ रहा है? वो बालकनी है ना, वो बालकनी पूरा पर मजा क्या? बंद कर दूं? अच्छा इसके लिए नालायक। हेलो। कितना स्टाइलिश है यार ये। आ जाओ यार। बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मार्केट। मैंने एक क्लास पढ़ाई तो थी, बट ऑफ कोर्स मुझे पता है कि पूरा धुल गया होगा, है ना? तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो? जैसे आप लोगों को एक बार ना चीजें कि हमने क्या पढ़ा था वो चीजें याद भी आ जाएंगी, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। मुझे लगता है सब तुम लोगों ने सब धो दिया होगा। हाँ मुझे पूरा यकीन है बेटा। मैं तुम्हारी टीचर हूँ ना बेटा, मुझे सब पता, तुम्हारे दिल की सारी बातें पता है। कुछ याद आ रहा है? देखा देखा सा लग रहा है। देखा। लड़कियां बहुत नालायक होती हैं। चलो बेटा, रचित आया है? रचित आया है?
देखिए भल क्या बताऊं। हाय वे गुड मॉर्निंग लाइव स्टूडेंट, नहीं वे गुड आफ्टरनून लाइव स्टूडेंट। हमें आपके साथ लाइव और हम लोग आज की क्लास में करने जा रहे हैं मार्केट चैप्टर। नहीं, लाइव वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें भाव ही नहीं देती हो, क्योंकि जनरली आती हूँ और पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, है ना, तो वो बताते भाई भाई भाव दिया करो। चलो, चैप्टर की वेटेज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए, है ना, 15 से 18 नंबर की वेटेज है इस चैप्टर की आपके लिए, तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ना। 15 नंबर मिलेंगे यार ये चैप्टर को करने से। थोड़ा लंबा चैप्टर होएगा बट बहुत अच्छा है और लॉजिकल है। मतलब जैसे बच्चे ना इकोनॉमिक्स से पढ़ते तो उनको लगता है अरे यार हमने तो 12th में पढ़ रखा है डिमांड एंड सप्लाई ये वो, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा वहां से हट के आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखोगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है मार्केट, वेटेज है 15 नंबर की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, आखिर में ये मार्केट क्या है। तो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं मार्केट के। अगर ये 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कहीं पे प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब वो चीज क्या होगी, मार्केट होगी ना। कौन से वो 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले अपने को सेलर चाहिए, अपने को बायर चाहिए, गुड्स चाहिए, प्राइस चाहिए, बार्गेनिंग पावर चाहिए। तो जहाँ पे 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे ना। तो पहला क्या है, सेलर, गुड्स को सेल करने के लिए। दूसरा क्या है, बायर, गुड्स को बाय करने के लिए। तीसरा क्या है, गुड्स चाहिए जिसकी सेलिंग और जिसकी डीलिंग हो सके, उसका प्राइस होना चाहिए और बार्गेनिंग पावर भी होनी चाहिए। बार्गेनिंग का मतलब आप समझते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अमीनाबाद गई, ये टी शर्ट मुझे परचेज करनी थी, तो मैं अमीनाबाद गई और मैंने वहां पे कहा कि भैया ये टी शर्ट कितने की है। तो दुकानदार ने कहा मैडम ये टी शर्ट 200 की है। मैंने कहा 200 रुपए की टी शर्ट, हे भगवान इतनी महंगी टी शर्ट, नहीं 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 100 रुपए का मैं लेगी। नहीं मैम 100 रुपए की तो खरीदी नहीं है, 10% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। नहीं 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 देखो सिंपल सी बात है, 200 की टी शर्ट बताइए, 100 रुपए में देगा तो लेगी अदरवाइज नहीं लेगी। तो उसने कहा मैडम एक काम करो 100 की नहीं देंगे 180 कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है ना, तुम्हारी ना हमारी 150 कर लो। तो ये जो प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग बोलते हैं, ठीक है ना यार। तो सेलर, बायर, गुड्स, प्राइस और बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये 5 बातें देखो यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एलिमेंट पूछ सकते हैं कि मार्केट किन चीजों से बनके कंप्लीट होता है। नाउ अब हम अगर बात करें तो हमारे पास मार्केट बहुत तरीके की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बहुत तरीके की मार्केट है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड कंपटीशन के बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत तरीके की मार्केट हमारे पास होती है। एरिया के बेसिस पे हमारे पास कुछ लोकल मार्केट्स होती है। मम्मा कहती है ना सुबह सुबह, ए छोटू जाओ ब्रेड और बटर ले आओ, तो ब्रेड और बटर लाने के लिए कहाँ जाते हो, लोकल मार्केट में जाते हो। कुछ रीजनल मार्केट होती है, आप देखते हो कि आपके वहां पे गली मोहल्ले के पास एक बड़ी मार्केट होती है, वहां पे कुछ दुकानें हैं वो 50 साल 60 साल 70 साल से, है ना। तो रीजनल मार्केट हो गई, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी को प्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोमती नगर में रहती हूँ, तो पत्रकारपुरम क्या हो गई, एक बड़ी मार्केट हो गई, है ना, तो वो रीजनल मार्केट है वहां की। नेशनल मार्केट, कोई भी गुड्स जो हम नेशनल लेवल पर डील करते हैं तो वो हमारे लिए नेशनल मार्केट का पार्ट बनती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये नेशनल मार्केट का पार्ट बनती है। एंड इंटरनेशनल मार्केट जैसे गोल्ड सिल्वर की सेल और परचेज, डॉलर की सेल और परचेज, ये इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट बनती है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया आपके पास बेसिकली मार्केट को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ना मूव करते टाइम पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमारे पास 4 टाइप्स के मार्केट होंगे, वेरी शॉर्ट मार्केट, लॉन्ग मार्केट, वेरी लॉन्ग मार्केट, शॉर्ट मार्केट। आई बात समझ में। अब वेरी शॉर्ट मार्केट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे कुछ मार्केट लगती है ना, तो वो वेरी शॉर्ट मार्केट हो गई। मोमोज वाले लगाते हैं शाम को। शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब हो गया जैसे सब्जी वाले हो गए, वेंडर्स हो गए, छोटे छोटे वेंडर्स हो गए, तो ये शॉर्ट पीरियड पे लगाते हैं। लॉन्ग पीरियड का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, समझते हैं। एंड वेरी लॉन्ग पीरियड का मतलब हो गया कई साल, 100 साल 70 साल से मार्केट लगी हुई है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बेसिकली हमारे पास 2 तरीके की मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है इमीडिएटली गुड्स की सेल और परचेज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कैलकुलेटर परचेज करना है, तो मैं दुकान पे गई, मैंने कैलकुलेटर, मैं दुकान वाले से कहा भैया मुझे ये कैलकुलेटर चाहिए। दुकान वाले ने कहा कि भैया 350 रुपए चाहिए। मैंने 350 दिए, उसने मुझे तुरंत ये गुड्स दे दिया। ये कौन सी मार्केट हो गई, स्पॉट मार्केट हो गई। अच्छा, कुछ होती है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट का मतलब होता है जहां पे जो गुड्स की डिलीवरी है ना वो इमीडिएटली नहीं मिलती है, बाद में मिलती है। जैसे पुराने टाइम पे हम जब शेयर्स को परचेज करते थे, तो शेयर्स को परचेज करने में हमने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर कंपनियों ने उन एप्लीकेशन फॉर्म को देखा और जितने शेयर्स होंगे उनके बेसिस पे वो अलॉटमेंट करती थी। तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑफर दिया, फिर शेयर से कंपनी ने अलॉटमेंट किया, सर्टिफिकेट भी कुछ दिन के बाद आता था।
तो कोई ऐसी मार्केट ना जहाँ पे जो गुड्स है ना उसकी जो डिलीवरी है वो इमीडिएटली नहीं मिलती है, तो कोई भी ऐसी मार्केट जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी इमीडिएटली नहीं मिलती है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? कौन सी मार्केट? फ्यूचर मार्केट कहलाएगी। ठीक है, नाम ऑफ करते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन के बेसिस पे बेसिकली दो तरीके की मार्केट होंगी, रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी मार्केट जहां पे रेगुलेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम शेयर्स परचेज करते हैं, डिबेंचर्स परचेज करते हैं, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक बोर्ड है जिस जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका पार्लियामेंट में अपना खुद का एक्ट पास है, और ये जो बोर्ड है ये नियम बनाता है, ये कानून बनाता है। आई बात समझ में? किसके लिए? सिक्योरिटीज के सेल और परचेज के। तो ये मार्केट को हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटेड मार्केट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, आपको करेंसी परचेज करनी है, तो करेंसी परचेज करने के कुछ नियम है, वो नियम कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मार्केट क्या हो गई हमारे लिए? रेगुलेटेड मार्केट हो गई। अच्छा, कुछ होती है अनरेगुलेटेड मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ना सब्जी का ठेला लगाना है, तो क्या कोई नियम है सब्जी के ठेले लगाने के लिए? नहीं, कोई खास नियम नहीं, कोई खास नियम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना यार। हालांकि हर चीज को करने के कुछ नियम तो हर जगह होते हैं, बट कोई ऐसा नहीं है कि आपको भिंडी 2 किलो बेचनी है तो पहले एक काम करो, लिखित में एग्रीमेंट करो, मैंने तुम्हें 20 रुपए की भिंडी 2 किलो सप्लाई करी। कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? कोई रेगुलेशन से कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से होएगा? नहीं ना। तो इसका मतलब है ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट जहाँ पे बहुत सारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस काम नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांजेक्शन को फ्रीली कर पा रहे हो, तो ये हो जाएगी हमारे लिए अनरेगुलेटेड मार्केट। बट अगर किसी कंपनी से शेयर्स परचेज करने हैं, तो शेयर्स परचेज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये रेगुलेटेड मार्केट कहलाएगी ना। वॉल्यूम के बेसिस पे बेसिकली हमारे पास दो तरीके की मार्केट होएगी, एक होती है होलसेल मार्केट और एक होती है रिटेल। होलसेल का मतलब होता है जहाँ पे हम गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं, वो होलसेल मार्केट कहलाती है। जहाँ पे गुड्स को हम लोग ना रिटेल में फुटकर भाव में परचेज करते हैं, वो हमारे लिए रिटेल मार्केट कहलाती है, ठीक है ना। एंड अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये चैप्टर का यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। बेसिकली कंपटीशन के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन और एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमारे पास दो मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, है ना। तो हम लोग इनको पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, बट मजे मजे पढ़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी कौन सी मार्केट परफेक्ट है कौन सी मार्केट इम्परफेक्ट है, सीधे टॉपिक स्टार्ट करते जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक को, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, श्योर एंड शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको आने। नाम ऑफ करते हैं परफेक्ट कंपटीशन पे। अब कौन सी मार्केट को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन? तो मैं कुछ फीचर्स बताऊंगी, इसेंशियल एलिमेंट्स बताऊंगी। अगर वो इंग्रेडिएंट्स किसी पर्टिकुलर जगह पे आ जाएंगे तो वो मार्केट हमारे लिए परफेक्ट मार्केट कहलाएगी, है ना। अब बात करते हैं वो इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले परफेक्ट मार्केट में ये कोई ऐसी मार्केट होगी जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे। मैम कितने बायर और सेलर? कोई गिनती नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, हम कह लो कि इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मैम एग्जाम्पल दे दो, तो हम ना उस मार्केट से रिलेट भी करते रहेंगे कि हम आप कौन सी मार्केट की बात कर रहे हो। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो यार लार्ज नंबर ऑफ बायर है, हम सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज करते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की तो 72% और मोर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। हम सबके घरों में खेती होती होगी, क्यों होती है कि नहीं होती है? हमारे घर में भी होती है, आपके घर में भी होती होगी, आपका कोई गांव होएगा वहां पे, तो उसका मतलब हम सब लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व भी हैं। तो कोई ऐसी मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, तो उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ेंगे तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी यही फीचर आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते, बट फिर वहां पे क्या होगा, बायर तो लार्ज नंबर में होंगे, सेलर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है 80 to 90 के बीच में। आई बात समझ में? तो वहां पे जो सेलर है वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे एंड बायर लार्ज नंबर पे होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बोल भाई ये कहानी समझ में आती है? परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर। दूसरी बात करते हैं,
होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसा? सिमिलर प्रोडक्ट, इतने सिमिलर की पहचान में नहीं आएंगे अगर दो लोगों के प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक राम है, एक रहीम है, एक जॉन है और एक परमिंदर है। इन चार लोगों ने अपने अपने खेतों में ना कोई क्रॉप उगाई, गेहूं उगाया, वीट उगाया, और इन चारों लोगों के वीट को मिक्स कर दिया गया। अब राम ने कहा नहीं नहीं, मुझे मेरा वीट दो, मेरे हिस्से का जो मैंने अपनी फील्ड पे उगाया था वही मुझे चाहिए। और रहीम ने कहा मुझे भी मेरा चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि राम की पैडी फील्ड पे जो क्रॉप थी वही उसको मिले? नहीं ना, वो इतना सिमिलर है कि वो मिक्स हो जाएगा, फिर अलग नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। बहुत सिमिलर है, उन्हें अलग करना, उनकी पहचान करना पॉसिबल नहीं है। तो पहला फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा फीचर क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगला है हमारे पास फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये कोई ऐसे मार्केट है जहां पे आपको इजिली आप मार्केट में मूव कर सकते हो, फ्री आप मार्केट से निकल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ना, मैं वेजिटेबल वेंडर हूँ, मुझे सब्जियां लगानी है, सुबह मैं सब्जियां बेच रही हूँ, शाम को मैं मोमो बेच रही हूँ। कोई फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। जैसे मोनोपोली में होता है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बना रखे हैं, बोला इस सेक्टर में कोई नहीं आएगा, तो वहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। कैपिटल के बेसिस पे कुछ बैरियर्स लगे हुए हैं, कैपिटल के बेसिस पे हम इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। बट ये मार्केट में कोई बैरियर्स नहीं है, जब मर्जी करे आप ये प्रोड्यूस बेचो, जब मर्जी करे मूव कर जाओ यार। समझता है? तो पहला फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा फीचर क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा फीचर क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगला क्या है? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे बायर और सेलर को पूरी मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होती है। मतलब बायर और सेलर प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं। मतलब ये एक, इसी फीचर से एक और फीचर निकल के आता है, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बायर को भी पता है कौन सी चीज कितने में मिल रही है, और सेलर को पता है कौन सी चीज कौन कितने में बेच रहा है। तो ये केस में यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। मैम क्या क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन का? मतलब ये होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी आया साइकिल से, मैंने कहा अरे यार ये क्या खरीदेगा यार, तो 20 रुपए किलो आलू मिल रहा था, मैंने 20 रुपए किलो दिया। ये औरत आई मर्सिडीज से, मर्सिडीज से 50 रुपए किलो आलू, 50 50 आओ 50 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, और मैं इसको 50, क्या मैं मर्सिडीज वाले को 50 से चिपका सकती हूँ? नहीं, उसको भी जानकारी है कि आलू 20 में। समझता है ये बात को? तो ये मार्केट में ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि बायर भी जानता है और सेलर भी जानता है। सेलर अपने गुड्स के प्राइस को गिरा नहीं सकता है, क्योंकि उसका एक सेट प्राइस है, वो अपने प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एंड बायर को इस मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बायर, अगर मैं मर्सिडीज से चलूं या साइकिल से, अगर आलू 20 रुपए किलो है तो मुझे पता है, और मैं 20 रुपए किलो ही परचेज करेगी। समझता है ये बात को? बोल भाई, समझता है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस मार्केट में नहीं होती है, हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया और नियरेस्ट जो भी मार्केट होती है वहीं पे उसको बेच देते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा, अब हमारे पास मेन जो फीचर है वो ये यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे जो प्राइस होता है वो सबके लिए सेम होता है। एक्चुअली होता क्या है इस मार्केट में? देखो, जब भी हम किसी भी मार्केट में जाएंगे तो उसमें एक होती है फर्म, इंडस्ट्री। अब होता क्या है? परफेक्ट देखो इंडस्ट्री क्या होती है? बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स होती हैं एक मार्केट में, वो सारी फर्म मिला के क्या बनाती हैं? इंडस्ट्री बना देती हैं। अगर मैं इंडिविजुअली इसकी बात करूंगी तो मैं फर्म की बात कर रही हूँ, और अगर मैं एग्रीगेशन में बात करूंगी तो मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। आई समझ में? तो होता क्या है यहाँ पे, जो परफेक्ट कंपटीशन में, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पीसी में, जो इंडस्ट्री होती है वह सभी की सभी फर्म्स मिलके एक प्राइस डिसाइड करती है, और सारी की सारी फर्म्स उस मार्केट में वही प्राइस फॉलो करती है। यानी कि ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे जो फर्म होती है
वो प्राइस टेकर होती है, और जो इंडस्ट्री होती है ये प्राइस मेकर होती है। आई बात समझ में? ये प्राइस मेकर होती है। तो अब सारी फर्म्स ने कलेक्टिवली एग्रीगेट होके एक प्राइस डिसाइड किया, तो सभी की सभी, अच्छा वो जब एग्रीगेट होंगे एक साथ आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? इंडस्ट्री। और सब मिलके, यानी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइस को डिसाइड करती है। और इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड कर दिया, उसी प्राइस पे सभी के सभी फर्म्स अपनी मार्केट में गुड्स को बेचेंगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म प्राइस। पूरी मार्केट में एक ही प्राइस चल रहा होता है। आलू 20 रुपए किलो है, ये बताओ तुम्हारे मोहल्ले में या हमारे मोहल्ले में भी है? तुम सबके वहां पे आलू 20 रुपए किलो तो मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? एक यूनिफॉर्म प्राइस है जो सबके सब लोग कर रहे होंगे। वो एका दुक्का लोग हैं जो बहुत अननोन होंगे, वो 21 में या 22 में बेच लेते होंगे। अदरवाइज सबके वहां पे रेट 20 रुपए किलो ही चल रहा है। दालों का प्राइस पेपर में छप के आता है ना, दालों का प्राइस क्या चल रहा है? 120 चल रहा है या 180 चल रहा है, वोटेवर जो भी चल रहा है। तो सभी मार्केट में वही रेट है या मार्केट वेरी करती रहती है? सभी सेम रेट है। दालों के रेट सेम है, सब्जियों के रेट सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट में क्या होता है? सभी के सभी फर्म मिलकर इंडस्ट्री बनाती है और इंडस्ट्री एक प्राइस डिसाइड करती है, और वही प्राइस पूरी की पूरी मार्केट बेच रही होती है उसी प्राइस पे। आई बात समझ में? तो इंडस्ट्री होती है प्राइस मेकर एंड फर्म होती है प्राइस टेकर। कितनी बात समझ में? तो इसका मतलब इस मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस होएगा। ठीक है। लैक ऑफ प्रेफरेंसेस। देख भाई, प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटी कहाँ होती है यार? प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटी का मतलब होता है कि देखो यार, वेरी सिंपल। मान लो फॉर एग्जाम्पल ना, मुझे जैसे इसी क्लास में, ये क्लास में बच्चे, सबसे एक यूनिफॉर्म प्राइस ही चार्ज किया गया है। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। द रीजन बिहाइंड कि सब लोग एक साथ बैठते हो, डब्बा शेयर करते हो, तो किसी से हमने लिया ज्यादा, किसी से लिया कम, तो उसमें होता क्या है? क्लास का माहौल भी खराब होता है, हमारी रेपुटेशन भी खराब होती है। इसीलिए कोई डिस्काउंट एंड ऑल, हम नो डिस्काउंट पॉलिसी रखते हैं। अच्छा, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर दो, मान लो अभी ऐसा कर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कह रही हो, ऐसा कुछ है नहीं बेटा, अपने दिमाग में मत बिठाना। मान लो मैंने कहा कि ठीक है, जैसा ग्राहक वैसा प्राइस। अब मान लो ये औरत आई मर्सिडीज से, कहीं मुझे सीए फाउंडेशन की क्लासेस करनी है, मैंने कहा ठीक है आओ, 30,700, नहीं सॉरी मर्सिडीज से आई, ओ सॉरी, 50,000। अब इतना भी नहीं बोलेंगे कि अनफेयर लगे उसे, 50,000। वो आई ऑडी से, मैंने कहा 60,000। वो आई किसी और कार से, मैंने कहा 80,000। कोई आया साइकिल से, मैंने कहा 30,000। ठीक है ना यार? अब और कोई आया, लग रहा है कि वो तो कोई भी पेशेंट दे पाएगा यार, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सुनो 10,000। समझता है? इसका मतलब है जैसा ग्राहक वैसा प्राइस। समझता है? तो अच्छा, जिस ग्राहक ने फिर मुझे ज्यादा पैसे दिए हैं, ये बताओ कहीं ना कहीं मेरा रुझान उसके प्रति होएगा कि नहीं होएगा? उसको प्रेफरेंस दूंगी। मतलब ये ह्यूमन नेचर होता है भाई, जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं हम उसको क्या करते हैं? ज्यादा सर्व करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सही करते हैं। अच्छा, अब मान लो इस औरत ने मुझे 80,000 दिए। अरे बेटा समझ में आ रहा है, कोई कोई दिक्कत होगी तो बताना बेटा, तुम्हारे घर भी आके पढ़ा देंगे यार, ठीक है ना बेटा? है ना? ये आया मेरे पास डाउट पूछने के लिए, इसने 10,000 दिया है, ये मेरे पास आया डाउट पूछ ले। क्या है यार, तुम्हें को समझ में नहीं आता? बेवकूफ कहीं के, क्लास में नहीं समझते हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? चलो जाओ क्लास में फिर पढ़ाएंगे, समझना। तो समझ रहे हो? प्रेफरेंसेज एंड प्रायोरिटी। इसका मतलब, लेकिन ये मार्केट में प्रेफरेंस, ये तो वही मार्केट में होएगा ना जहां पे ग्राहक ज्यादा प्राइस देने, कोई ज्यादा दे रहा है कोई कम दे रहा है, तो वहां पे प्रेफरेंसेज एंड प्रायोरिटी होंगे। यहाँ पे क्या है, अगर एक यूनिफॉर्म प्राइस है, उसी पे सारे ग्राहकों को माल बेच रहे हैं, तो कोई क्या प्रेफरेंसेज एंड प्रायोरिटी है? नहीं है। तो ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है भाई, वेरी सिंपल यार, एक प्राइस सेट है, हमें उसी प्राइस पे अपना माल बेचना है। आलू मैं बेच रही हूँ 20 रुपए किलो बेच रही हूँ, आप सब आओ, मैं आप सबको 20 रुपए किलो बेचूंगी, क्योंकि मर्सिडीज वाले को मैं 50 में बेच नहीं सकती, क्योंकि उसको पूरी नॉलेज है मार्केट के बारे में, और 20 से कम पे मैं जाऊंगी नहीं, अपना प्रॉफिट नुकसान करूंगी नहीं। तो इसका मतलब है ये मार्केट में प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटी नहीं होती। बोल भाई, कहीं समझ में आई क्या? मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सबको वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम मूव करवा सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है यार, इसमें कोई खास बात नहीं। अब सुनो ध्यान से यार, आज के टाइम में हमारी इकोनॉमिक्स कहती है कि हमारे को परफेक्ट कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। क्या बात कर रहे हो मैम, जज्बातों के साथ खेल गई यार। इतना पढ़ाया परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, फिर कह रही हूँ आज के टाइम में परफेक्ट कंपटीशन है ही नहीं। यस, आज के टाइम में प्योर परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंपटीशन नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे मिलता है प्योर कंपटीशन। तो प्योर कंपटीशन क्या होता है? स्टार्टिंग के जो 3 फीचर्स हैं,
जिस मार्केट में ये 3 फीचर्स हो वो कहलाएगी प्योर मार्केट। आई बात समझ में? तो आज के टाइम में परफेक्ट कंपटीशन देखने को नहीं मिलती है, प्योर कंपटीशन देखने को मिलती है हमारे पास। बट ऑफ कोर्स हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो परफेक्ट कंपटीशन को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नहीं दिख रहा है क्या तुमको? सीट इधर खिसका लो, थोड़ा सा इधर खिसका लो और देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना हो तो तुम्हें आगे बिठा दिया। हाँ आ जाओ। फीचर्स एक बार जल्दी से देखते हैं, आंख बंद करके फीचर्स बताओ जल्दी से। सबसे पहले क्या बताया था? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा क्या बताया था? होमोजीनियस प्रोडक्ट। आवाज नहीं आ रही है यार मुझे। दूसरा तीसरा क्या बताया था? नेक्स्ट क्या बताया था? अगला क्या बताया था? ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद क्या? अगला क्या बताया था? लैक ऑफ प्रेफरेंसेस। एंड लास्टली क्या बताया? परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, बढ़िया। अब आओ यार कुछ खास बातें करते हैं, अब काम की बातें करेंगे। आप आओ यार, सुनो मेरी बात ध्यान से। यार हम लोग ना अब डिमांड कर्व के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमांड कर्व के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा होता है यार? सुनो यार, ये मार्केट में ना हम लोग एक तो फर्म की बात करेंगे, दूसरी हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे। यार मैं इंडस्ट्री की बात पहले नहीं कर रही हूँ, मैं पहले किसकी बात कर रही हूँ? फर्म की बात कर रही हूँ। आई बात समझ में? तो इंडस्ट्री को मैंने काट दिया, अभी सिर्फ फर्म के बारे में बात करेंगे, या इसको यहाँ से हटाई देते हैं यार, है ना? पहले हम बात करेंगे फर्म के बारे में। अब मुद्दा ये आता है कि जो फर्म का डिमांड कर्व है वो कैसा होता है। फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है? सबसे पहले ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया ओरिजिन। नाउ मूव करते हैं हम लोग किसके बारे में? डिमांड कर्व के बारे में। कैसा होएगा इसका डिमांड कर्व? कैसा होएगा इसका डिमांड कर्व? जल्दी से बताओ। हाँ क्या लगता है यार कार्तिक, कैसा होना चाहिए इसका डिमांड कर्व? पढ़ा नहीं है? 12th में तो 20 नंबर की वेटेज रखता है। हाँ लेकिन मैम सब भूल गया। क्या होता है? ए जब तुम लोग चुप रहो, तुमको तो मैंने पढ़ा रखा है। पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना। नन्हे बच्चे हो, आता हो तो थोड़ा ना आते मेरे पास। इन लोगों को भी नहीं आता था। सही कह रही नहीं कह रही हो यार? आ जाओ यार। तो अब मुद्दा ये आता है भाई इसका डिमांड कर्व कैसा होता है। देखो डिमांड कर्व को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो जैसा प्राइस में मूवमेंट होएगा वैसा तो डिमांड कर्व होएगा। डिमांड कर्व को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे स्टॉक होके मत देखो मेरी तरफ, मैं सही कह रही हूँ। तो डिमांड कर्व को प्राइस लाइन भी कहते हैं। और जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे ही डिमांड मूव करेगी, डिमांड कर्व मूव करेगा। अच्छा ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे प्राइस क्या होता है? यूनिफॉर्म प्राइस होता है। अगर यूनिफॉर्म प्राइस है यानी कि सबके लिए एक ही प्राइस है, तो फिर अगर मान लो मैंने कहा कि मैं आलू बेच रही हूँ और आलू का जो भाव है वो कितना? 20 रुपए किलो है, तो ये 20 रुपए। अच्छा ग्राहक 1 आएगा तब भी उसको 20 में देगी, ग्राहक 2 आएगा, ग्राहक 3 आएगा, ग्राहक 4 आएगा। यानी कि अगर मैं Q1 क्वांटिटी बेच रही है तब भी प्राइस 20 पे ही बेचेगी। अगर मैं Q2 क्वांटिटी बेच रही है तब भी मैं प्राइस 2 पे ही 20 पे ही बेचेगी। प्राइस मैं Q3 क्वांटिटी बेच रही तब भी तो प्राइस 20 पे बेचेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही होएगा और कहीं नहीं होएगा। जहां पे भी प्राइस में वेरिएशंस होंगे, जहां पे भी सेलर का प्राइस पे कंट्रोल होगा, जिस भी मार्केट में प्राइस पे सेलर का कंट्रोल होएगा वहां पे डिमांड कर्व हॉरिजेंटल नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या है? एक यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस है और पूरी की पूरी फर्म उसी यूनिफॉर्म प्राइस को फॉलो कर रही है, इसलिए एक सिंगल प्राइस होएगा। और अगर एक सिंगल प्राइस ही हुआ तो डिमांड कर्व हमेशा हॉरिजेंटल ही बनेगा। बोल भाई इतनी कहानी समझ में आती है? पक्का आ गया? अच्छा तो ये आ गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है मैम, ये हमारा डिमांड कर्व है। यानी कि जो डिमांड, अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व है वर्टिकल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नन। तो आप क्या लगा के आओगे? हॉरिजॉन्टल लगा के आओगे। डिमांड कर्व का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस से? अब आप कहोगे यार डिमांड कर्व का ओरिजिन तो वाई एक्सिस से होएगा हमारा, ठीक है ना यार? अच्छा
तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे डिमांड कर्व बनेगा हमारा हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। नाउ मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि यार ये बताओ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी। हाँ पर हाँ परफेक्टली इलास्टिक। आप बचपन में पढ़े थे डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी तो 5 तरीके की होती है। ऐसे देखो, एक तो बनता है ये डिमांड कर्व, एक बनता है ये डिमांड कर्व, एक बनता है ये डिमांड कर्व, एक बनता है ये डिमांड कर्व, और एक बनता है हमारा ये डिमांड कर्व। तो ये जो डिमांड कर्व है, जो डिमांड कर्व है वो क्या है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस है। हाँ बेटा, एक मिनट, एक मिनट यार। तो अगर हमारा डिमांड कर्व वर्टिकल बनता है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0। और अगर हमारा डिमांड कर्व बनता है हॉरिजेंटल तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन्फिनिटी। और अगर ये है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। और अगर ये थोड़ा सा फ्लैटर है, डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे अगर स्टीपर बनता है यानी चिपटा हुआ बनता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है ना यार। तो इसका मतलब अगर डिमांड कर्व हॉरिजेंटल बनता है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इन्फिनिटी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हमारा डिमांड कर्व क्या हॉरिजेंटल है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी क्या इलास्टिसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। बोल भाई थी कहानी समझ में आती है। चलो तो जल्दी से एक बार देखते हैं जरा फीचर। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन no individual buyer or seller will be in position to influence the demand curve और सप्लाई कर्व। तो मार्केट प्राइस इज यूनिफॉर्म। क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है, यूनिफॉर्म है। All firms individually are price taker and they have accept the price determined by the market forces of demand and supply। आई बात समझ में। तो सभी की सभी फर्म को एक ही प्राइस सेलेक्ट करना होता है। All output can be sold at the same price। ठीक है मैम। If seller try to increase his price above the market price तो ग्राहक ही नहीं आएंगे। अगर आपने मार्केट प्राइस से एबव कर दिया तो ग्राहक आएंगे ही नहीं। और अगर मार्केट प्राइस से क्या हुआ, अगर आपका जो गुड्स का प्राइस है मार्केट प्राइस से कम हुआ तो आप अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर रहे हो। समझता है इस बात को। Hence, the equilibrium price determine। अब equilibrium क्या होता है जरा समझेंगे, और equilibrium price क्या होता है। इतनी कहानी समझ में अच्छा आती है पक्का। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे की बातें बताते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से यार। अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे प्रॉफिट की, लॉस की एंड फलाना ढिमकाना की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप बच्चों से पूछते हैं यार ये बताओ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जब क्लास 3rd में थे तब तुम्हें प्रॉफिट निकालना सिखाया गया था। क्या आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। हाँ, सेल माइनस कॉस्ट, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंट्स में ऐसे निकालते हैं। क्या बात कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में ऐसे नहीं निकालेंगे। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का मतलब होता है ए आर इज इक्वल्स टू ए सी। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यस, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि ये क्या है, एवरेज कॉस्ट का मतलब पर यूनिट प्राइस और एवरेज कॉस्ट का मतलब पर यूनिट कॉस्ट। तो ये कैसे होएगा इसके बराबर।
कैसे होगा भैया? आओ बताती हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। नॉर्मल प्रॉफिट, अब सुनो ध्यान से। इन इकोनॉमिक्स, इको में कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, एक्चुअल एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो खर्चे नहीं होते, जैसे जो इंटरप्रेन्योरल कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट मानी जाती है। इंटरप्रेन्योर की जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट मानी जाती है। कॉस्ट चैप्टर में पढ़ाया है, याद आ रहा है आप लोगों को? तो अगर इंटरप्रेन्योर की कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंटरप्रेन्योर हूं और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हूँ तो मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? जो आप लोगों पे खर्चा किया है वो मुझे रिकवर हो जाए, और मैं पर स्टूडेंट मान लो 10,000 का मार्जिन रखती हूँ अपना प्रॉफिट, हर स्टूडेंट से जो खर्चा है वो निकल जाए, प्लस हर स्टूडेंट 10,000 रुपीज की और पैसा निकल जाए, तो फिर इसका मतलब मैं किस पे हूँ? मैं नॉर्मल प्रॉफिट पे हूँ। अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो मैंने किया वो भी मुझे रिकवर हो जाए। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ? अपना प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर कॉस्ट। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है, जो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मुझे मिल जाए। अच्छा, अकाउंट में कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अकाउंट में कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और अकाउंट में इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में एक्सप्लिसिट भी होती है और इम्प्लिसिट भी होती है। एक्सप्लिसिट का मतलब एक्चुअल खर्चा, और इम्प्लिसिट का मतलब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस है जो डिमांड कर रहा है, जो चाह रहा है, नोशनल जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो एवरेज मैंने आपको लिखा कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैंने लिखा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। जब एक दूसरे के बराबर हो जाए तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? मेरे को कॉस्ट भी रिकवर हो जाए पर प्रोडक्ट। एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर प्रोडक्ट रेवेन्यू, पर प्रोडक्ट रेवेन्यू। अब पर प्रोडक्ट रेवेन्यू का मतलब मैं इसमें कॉस्ट भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। भाई अगर ये पेन की कीमत 5 रुपए है तो इस 5 रुपए में कॉस्ट भी होगी और प्रॉफिट भी तो होएगा। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस, तो प्राइस रिकवर हो जाए। तो एवरेज रेवेन्यू में क्या होएगा? कॉस्ट भी होएगा और प्रॉफिट भी होएगा। और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में क्या होएगा? एवरेज कॉस्ट में एक्सप्लिसिट खर्चा होएगा जो मेरा एक्चुअल में खर्च हुआ है, और इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होएगी जो मेरा प्रॉफिट है। आई बात समझ में? तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का मतलब हुआ कि जितना मैंने कॉस्ट खर्च किया वो भी मुझे रिकवर हो जाए, और जो उस पर प्रॉफिट है वो भी रिकवर हो जाए। और एवरेज कॉस्ट का मतलब इसमें एक्सप्लिसिट भी रिकवर हो जाए और इम्प्लिसिट भी रिकवर हो जाए। आई बात समझ में? तो एक्सप्लिसिट तो खर्चा है, और ये जो इम्प्लिसिट है ये मेरा प्रॉफिट है। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसको एंटरप्रेन्योर की हम प्रॉफिट मानते हैं। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक्स में हमेशा ये बात को ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में हमेशा इस बात को ध्यान में रखना आप कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है। एंड एवरेज रेवेन्यू का मतलब कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और प्रॉफिट भी रिकवर हो जाए, और एवरेज कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसे जब एक दूसरे के बराबर होंगे तभी नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आई कहानी समझ में? बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो फिर से पूछो, आ जाओ। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब ऑफ कोर्स अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू है, अगर वो एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे हूँ। और लॉस क्या होता है यहाँ पे? अगर मेरा एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू हो जाए तो ये मेरा क्या बन जाएगा? लॉस। यानी जो मेरा खर्चा है, मान लो पेन को बनाने की लागत आई 5 रुपए, लागत आई 5 रुपए, और मेरे को पेन बेचा किसने में? 3 रुपए में, तो 2 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। बोल भाई, कहीं समझ में आती है? सबको आ रही समझ में? चलो। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, क्योंकि बच्चों को लगता है अकाउंट्स में नॉर्मल प्रॉफिट आप पढ़ के आते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो बट इकोनॉमिक्स में ये नहीं है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का मतलब होता है एसी इज इक्वल टू ए आर, एसी इज इक्वल टू ए आर, एसी इज इक्वल टू ए आर। आई कहानी समझ में? डाउट है?
करा क्यों गया? अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्यों नहीं अप्लाई होता है? अच्छा देखो यार, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये बच्चे ने कह दिया तो 2 मिनट यार बता दो यार इनको। यार ये बताओ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ यार, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की ओनर हूँ और हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, मैं और सर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो हम पीएल बनाते होंगे, बिजनेस करें तो पीएल बनाते होंगे। आपकी सारी की सारी फीस आई, वो मैंने पीएल के क्रेडिट में डाली। बिजली का खर्चा, रेंट का खर्चा, बुक्स का खर्चा, पानी का खर्चा, एंड जो सो और कुछ और जनरल एक्सपेंसेस, ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आया वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। और ये प्रॉफिट बाद में, ये प्रॉफिट हमने बनाया, ये प्रॉफिट को हमने फिर बाद में टैक्स देने के बाद आपस में बांट लिया, है ना? अच्छा ठीक है, ये मैंने इतने खर्चे किए। यार ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को की ओनर हूँ, तो मैंने अपनी सैलरी इसमें से लेस नहीं करी। बट यार अगर मैं अभी अब किसी और को हायर करती और वो पढ़ाता तो वो अपना प्रॉफिट, भाई मैं उसकी जो सैलरी देती वो लेस करती कि नहीं करती? मैं यहाँ पे यार सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, सीजन आता है तो 12 बजे तक काम करती हूँ। अगर मैं इतना काम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में करती तो बॉस खुश हो जाता, कहता मुझे यही एम्प्लॉय चाहिए यार, 12-12 बजे तक रात में काम कर रही है यार ये लड़की, कितना अच्छा काम कर रही है, और मुझे सैलरी भी अच्छी खासी मिलती। किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं काम करती तो मैं सैलरी कमाती, बट मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो मैं अपनी सैलरी नहीं निकाल रही हूँ, टोटल खर्चे लेस करने के बाद जो पैसा बचा वो मैंने बांट लिया। तो क्या ये नेट प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट नहीं है यार। भाई हम दो लोग, अगर दो अगर सर है तो सर की सैलरी भी तो यहाँ से लेस होनी चाहिए, मेरी भी तो सैलरी यहाँ से लेस होनी चाहिए। उसके बाद जो अमाउंट है वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा, उसके बाद जो अमाउंट है वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। सैलरी लेस, क्योंकि सैलरी तो निकालूंगी, सैलरी निकालने के बाद फिर जो पैसा बच गया वो मेरा प्रॉफिट है, वो मैं प्रॉफिट का एंजॉय कर रही हूँ। बट हम ऐसा नहीं करते। तो बेसिकली ये जो सैलरी है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मुझे मिलेगी, इकोनॉमिक्स कहता है ये सैलरी भी लेस करो। आई मैं समझ में, इकोनॉमिक्स कहता है ये सैलरी भी लेस करो। और ये सैलरी ही क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो कि मैं एक्चुअल में, ये यही इम्प्लिसिट कॉस्ट है, यही तो मेरा प्रॉफिट है। भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कह रही हूँ, एक्सपेक्टेड अगर मैं कहीं और जगह जॉब करती तो शायद मुझे 3-4 लाख रुपए महीने का मिल जाता। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीने का दे। तो ये मेरा क्या है, नोशनल प्रॉफिट है। भाई मैं नोशनल नहीं, यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो ये सैलरी में मैं लेस करूंगी, उसके बाद जो पैसा है वो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहलाएगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको सर्व करने के बदले में मैं इतना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो यही मेरी क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। आई बात समझ में? तो है तो ये मेरा प्रॉफिट ना, मैं बिजनेस कर रही हूँ, यही तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक महीने काम करने का इतना प्रॉफिट तो मुझे मिले है। आई बात समझ में? तो अकाउंट्स में हम नहीं करते लेस, लेकिन इकोनॉमिक्स में जब पीएल बनाएंगे तो हम इस चीज को लेस करेंगे। आई कहानी समझ में? ये इसका लॉजिक, हम रियल लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक प्रेमिसेस है, मेरी एक प्रॉपर्टी है वो खाली पड़ी हुई है। अब है क्या कि आप लोगों के जब स्टडी मटेरियल आते हैं तो मुझे एक गोडाउन चाहिए। तो मैंने क्या किया था, स्टडी मटेरियल आप लोगों के जब आते हैं, सीजन आता है तो बहुत बल्क में स्टडी मटेरियल आते हैं, पूरा कमरा भर जाता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तो कोई जगह खाली थी नहीं मेरे पास, तो मैंने नीचे पे एक शॉप किराए पे ले ली। लेकिन उस शॉप का किराया जो था 30,000 रुपीज पर मंथ था। हजरतगंज में रेंट बहुत महंगा है, कमर्शियल रेंट बहुत महंगा है। 30,000 रुपीज में एक छोटी सी दुकान मिली, और उस छोटी सी दुकान को मैं आपकी बुक्स के लिए रख रही थी। अच्छा, मेरी एक प्रॉपर्टी है गुमती नगर में जिसका ऊपर का फ्लोर खाली है। तो मैंने क्या किया, भाई मैं मुझे उसको लेट आउट ही करना है। तो मैंने क्या किया, आप लोगों की बुक्स उठाई और मैंने यहाँ पे ना रख के दुकान छोड़ दी मैंने, और आपकी बुक्स रख के अपने घर में रख दिया है। और जब भी बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं तो हम वहीं से वहीं कॉल करते हैं, वहां पे एक बंदा है वो बुक्स दे जाता है हमारे को। मुझे उसे लेट आउट करना था ना, लेकिन मैंने उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया ना। अगर लेट आउट करती तो शायद मुझे भी 30,000 मिलते उस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ के 30,000 बचाने के लिए मैंने वो वाली प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज के लिए यूज कर लिया। बट बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन बोथ आर सेपरेट ना। तो अगर बोथ आर सेपरेट तो इसका मतलब ये है कि भाई बिजनेस में उसका जो रेंट है वो रेंट भी तो डेबिट होना चाहिए। भाई मैं उस प्रॉपर्टी से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मेरा जो प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी को लेके जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 30,000 का रेंट है। अगर मैं उसको यहाँ पे लेस कर देती हूँ तो ये सब कॉस्ट क्या कहेंगे हम, ये मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। आई बात समझ में? और हम रियल लाइफ में इसको फॉलो करते हैं, समझता है? अकाउंट्स में हम इम्प्लिसिट नहीं लेस करते, बट इकोनॉमिक्स में हम ये करेंगे। आनी समझ में है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो हमने इतनी बातें सीखी, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, और लॉस क्या है। हमने ये बात सीख ली कि क्या होता है इकोनॉमिक्स में। अब आओ, एक बार फिर से लिखती हूँ, AC इज इक्वल टू, भूल गई, बताओगे क्या?
और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अच्छा, एक मिनट यार। एसएनपी क्या है? एवरेज ना। अब एक चीज सुनो, एक शब्द होता है इक्विलिब्रियम। सुनो मेरी बात ध्यान से। बच्चों का मतलब होता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिमांड इज इक्वल सप्लाई इक्विलिब्रियम। बट जिन्होंने मुझसे चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनको मैंने बता रखा है डिमांड चैप्टर में इक्विलिब्रियम अलग है, कंज्यूमर बिहेवियर में इक्विलिब्रियम अलग है, कॉस्ट चैप्टर में इक्विलिब्रियम अलग है, एंड मार्केट चैप्टर में इक्विलिब्रियम अलग होगा। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैंने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी लिखवाई आप लोगों को, और मैंने लिखवाया है कि जो रेस्टिंग पोजीशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। अब किस टाइम पे आप मैक्सिमम सेटिस्फाई होते हो? हाँ जी सर। बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम इक्विलिब्रियम पे कब होंगे? यार बहुत सारे लोग कहते हैं जब हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम इक्विलिब्रियम पे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब नॉर्मल प्रॉब्लम हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है एमसी इज इक्वल टू एमआर, जब मेरी मार्जिनल कॉस्ट मेरे मार्जिनल रेवेन्यू के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, एंड साथ ही साथ एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। बढ़िया, वेरी नाइस कार्तिक। तो ये हो गई हमारे पास, इधर देखो, तब ये क्या हो गई हमारे पास, मुंह चढ़ा रही है। वो मुझे नहीं आता है ऐसे मुंह चढ़ाने वाला। एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बोल भाई थी कहानी समझ में आई क्या? अच्छा, अब ये क्या है, एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। देखो मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट लगी वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। तो इस एडिस मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन की फैक्ट्री बनाई, उसमें पेन बनाया और बेच दिया। फिर मैंने कहा कि क्यों ना और पेन बनाए जाए, तो मैंने एडिशनल पेन बनाए। तो उन एडिशनल पेन को बनाने पे जो कॉस्ट आई वो एमसी कहलाएगी। और इन एडिशनल पेन को बेच दिया तो जो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू आया, यानी कि मेरा कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट जो था, अगर मुझे वो रिकवर हो गया तो इसका मतलब मैं सबसे अच्छी पोजीशन पे हूँ। अब आप इसको नॉर्मल प्रॉफिट अज्यूम कर लो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अज्यूम कर लो, वट एवर जो तुम्हारा मन करे वो अज्यूम कर लो। वेरी सिंपल। मान लो एडिशनल पेन को बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट लगी वो 10 रुपए लगी, और मैंने प्रॉफिट इस पे जोड़ा है 12, यानी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट में क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट भी आएगा और इम्प्लिसिट भी आएगा। मान लो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है, पेन को बनाने की जो खर्चा है, लागत है, वो 10 रुपए है। इस पे मैंने मुनाफा सोचा है 2 रुपए, तो ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई, तो ये मेरी कॉस्ट हो गई, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। और अगर मैं इससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कितना, 12 रुपए, और अगर मुझे 12 रुपए प्राप्त हो जाता है तो ये क्या है, ये सबसे सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आई कहानी समझ में? तो इक्विलिब्रियम क्या होएगा, जब एमसी इज इक्वल टू एमआर हो एंड एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे। मैम एक बात बताओ, अगर हमें लॉसेज हो रहे हैं तब भी क्या हम इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं? द आंसर इज यस। जब हमें लॉसेस हो रहे हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन, तो तब भी हम गेन कर सकते हैं। आई बात समझ में? जब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तब भी हम इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं, और जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तब भी हम इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं। आई कहानी समझ में? तो ध्यान रखना, भी आगे बताएंगे क्यों, है ना। बहुत सारी चीजें जो बतानी है अभी। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब जरा कुछ कर्व बनाते हैं। ये है मेरा डिमांड कर्व, किसका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। क्या बेटा मैं इसको प्राइस लाइन बोल सकती हूँ? डिमांड कर्व को भाई प्राइस लाइन, प्राइस को तो रिफ्लेक्ट कर रही है, प्राइस लाइन है। क्या मैं इसको एवरेज रेवेन्यू कर बोल सकती हूँ? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कैसे बोल सकते हैं भला, कैसे बोल सकते हैं भैया इसको? सुनो, आओ, अब एवरेज रेवेन्यू को प्राइस लाइन कैसे बोल सकते हैं, डिमांड कर्व कैसे बोल सकते हैं, जरा 2 मिनट देखो।
चलो आज क्लास थर्ड में फिर से आते हैं एक बार और। मुझे ये बताओ, बचपन में वो पढ़ा था, ये पेन तो जरा, हमारा पेन महंगा है ना, ये वाला पेन लो बेटा। मैम ने ऐसे सिखाया था आप लोगों को कि बेटा अगर ये 5 रुपए का पेन है, अगर ये 5 रुपए का पेन है और मैंने अगर इस 5 रुपए की एक पेन बेची तो मुझे कितना रुपया रिसीव होएगा? तो इसका मतलब ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला? टोटल रेवेन्यू। यही फॉर्मूला था ना टोटल रेवेन्यू का। अच्छा, अगर मेरे पास 5 रुपीज का पेन है और मैंने 2 पेन बेचे तो मेरा रेवेन्यू बता पाओगे कितना होएगा? 10 को 7 बोल रहा है, कुछ जोड़ दिया, कुछ 7 बोला है, मुझे याद आ रहा है 7 कोई बोला है। अच्छा, 5 रुपए का पेन है और मैंने अगर 3 बेचे तो कितना मिलेगा? अजीब लग रहा है तुम लोगों को? ऐसे मुझे लगता है अजीब, तो फालतू वाली बातें समझाती तुम लोगों को। और ये 4 है और इसको बेचा तो कितना आया? वाह, ये टोटल रेवेन्यू निकल आया। फाइनली तुमने जंग जीत लिया आज, है ना? नाउ अब एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही तो होता है ना? क्या मुझे प्यारे बच्चे एवरेज रेवेन्यू निकाल के दिखाएंगे क्या? बताओ जरा। 5 divided by 1 is equals to 5. 10 divided by 2 is equals to 5. 15 divided by 3 is equals to 5. 20 divided by 3 is equals to 5. संगत का असर है, संगत का असर है। तो ये आया फाइनली हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना यार? अच्छा जरा देखो, क्या ये प्राइस है? क्या ये एवरेज रेवेन्यू है? क्या प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कह सकते हैं? यस, आई बात समझ में? क्या इसको ऐसे भी देख सकते हो? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू डिवाइड बाय क्यू। क्यू से क्यू गया, कितना बचा? पी। तो ए आर इज इक्वल टू पी। आई कहानी समझ में? तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू पी होता है, ठीक है ना यार? अच्छा, तो इसके इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो डिमांड कर्व है, हम इसको डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। ऑफकोर्स ये प्राइस लाइन को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम इसको प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। फिर ये एवरेज रेवेन्यू भी है। अच्छा मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे गुल्लू गुल्लू, हाँ कुछ कहना चाहते हो? कहो, कह दो, दिल की जज्बात, जज्बात दिल में मत रखो। मैंने ना तुम्हें ना इसी में डाल के डुबकी लगा देनी है तुम्हारी यार। ऐसे 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 नचा दूंगी मैं तुम्हारे को इसमें डाल के। तुम ना मोटिवेट करो, हम हैं मोटिवेट करने के लिए। अच्छा अच्छा, मैं उसका नाम ले लेती हूँ तो तुम लोग को जलन होती होगी ना? जेलस हो रहे हो ना? बोलो। चलो, तो यहाँ पे देखो, ये आई डी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए आर। अच्छा ये बताओ, किसकी बात कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अरे परफेक्ट कंपटीशन यार, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा रहे हैं ना? अच्छा ये बताओ, एक यूनिफॉर्म प्राइस होता है, हम एक पेन बेचेंगे कितने का बेचेंगे? 5 रुपए का। 2 पेन बेचेंगे तो 2 पेन तब भी 5 ही, प्राइस 5 ही होगा ना? तीसरा पेन बेचेंगे प्राइस कितना होगा? चौथा बेचेंगे तब भी क्या होगा? 8वां बेचेंगे, 1000 बेचेंगे। चाहे ग्राहक 1 आए, चाहे ग्राहक 2 आए, चाहे ग्राहक 3 आए, चाहे एक ग्राहक आए, चाहे एडिशनल ग्राहक आए और एडिशनल ग्राहक आए, अल्टीमेटली प्राइस कितना होएगा? 5 ही होएगा। समझता है? यानी कि ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे हम एडिशनल और ग्राहक को टारगेट करेंगे। तो उन ग्राहक को टारगेट करेंगे तो गुड्स का प्राइस कितना होगा? 5 ही होएगा। इसका मतलब है अगर मैं एक क्वांटिटी बेचूं तो उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है वो 5 है, तो दूसरी क्वांटिटी बेचूंगी उससे जो रेवेन्यू मिलेगा वो भी तो 5 ही होएगा। इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक यूनिट को बेचा तो रेवेन्यू प्राप्त हुआ, अगली यूनिट को बेचा तो अगली यूनिट क्या हुई? एडिशनल यूनिट। उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने एक पेन बेचा, मुझे 5 रुपए मिला, एक एडिशनल पेन बेचा तो एडिशनल पेन को बेचने से जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? मार्जिनल रेवेन्यू। आई बात समझ में? अच्छा, अब मार्जिनल रेवेन्यू मुझे 5 ही तो मिलेगा ना? मैं कुछ भी कर ले, कितने भी ग्राहक बुला ले, मिलेगा तो मुझे 5 ही रुपए ना? तो इसका मतलब ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। चाहे मैं ग्राहक 1 को माल बेचे, चाहे ग्राहक 2 को माल बेचे, चाहे ग्राहक 3 को माल बेचे, अल्टीमेटली मिलना हमसे एक सबसे एक यूनिफॉर्म प्राइस ही है।
तो अगर सबसे मुझे एक यूनिफॉर्म प्राइस मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। आई कहा नहीं समझ में। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे D इज इक्वल टू P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे ये चीज मिलेगी हमारे को, और किसी मार्केट में नहीं मिलने वाली मेरे लाल, ध्यान रखना इस बात को। पता चले तुमसे कोई पूछे मोनोपोलिस्टिक में क्या होता तुम लगाओ, समझता है बात को। अच्छा, तो ये तो पता चल गया तुम लोगों को कि यहाँ पे डिमांड कर्व को हम इतने नामों से जानते हैं। अब तुमसे पूछ लेंगे इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या डिमांड कर्व मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है? अब तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, डिमांड कर्व मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कैसे हो सकता है? बट परफेक्ट कंपटीशन में ये हो सकता है क्योंकि एक यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस है, रीजन बिहाइंड एक यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस है, और यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस की वजह से ये हो रहा है। समझता है ये बात को? अच्छा चलो आप बताते हैं यार इक्विलिब्रियम की पोजीशन। अब सिचुएशन लिखना था, पोजीशन लिखना था, दोनों को मर्ज करके बोल दिए। महान है ना, वो मारेंगे तुम्हारे को, मजे लोगी तो। मेरे मजे ले रही है नालायक, आ जाओ। इक्विलिब्रियम की पोजीशन देखते हैं यार। इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है? बोल दो वरना मार दूंगी मैं तुम लोगों को। MC is equals to MR and MC cut MR from below, ठीक है। चलो तो MC, अब MC कर्व कैसे बनता है यार, MC कर्व कैसे बनता है, हे भगवान। MC कर्व यार, MC और AC में कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, याद आ रही है? चलो देखो, तुम्हें कहां से याद आ रही, तुम कहां पढ़े हो? देखो यार, ये था अपना AC कर्व, ऐसा बनाया था, यू शेप्ड बनता है। काहे तो दुखी हो, ऐसे करके देख रहे हो यार। मोहब्बत से, हाँ मैथ्स की क्लास हो चुकी है, छूट गई है। अच्छा छूट गई है, क्यों छूटी मैथ्स की क्लास तुम्हारी? सो रहे थे ना? अब तो बैकअप भी नहीं देंगे यार, हमको हमको पता है यार। ये AC कर्व होता है। AC कर्व कैसा होता है? यू शेप्ड होता है, और AC और MC की एक प्रॉपर्टी होती है, ये MC कर्व होता है मेरा। MC कर्व थोड़ा सा यू शेप्ड ये भी होता है, बट ये स्टीपर होता है, स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। तो ये हमारा बनता है MC कर्व। अब AC और MC की प्रॉपर्टी क्या होती है? AC और MC की प्रॉपर्टी होती है व्हेन AC डिक्रीजेस देन AC is greater than MC, when AC is minimum then AC is equals to MC, and when AC increases then MC is greater than AC। देखो ये हो रहा है इसमें, हो रहा है ये, यहाँ पे देखो AC डिक्रीज कर रहा है, तो व्हेन AC डिक्रीजेस AC इज ग्रेटर देन MC। देखो AC यहाँ पे है और MC देखो अपना कहाँ है, यहाँ पे है, तो AC ग्रेटर है MC से। व्हेन AC इज मिनिमम, तो मिनिमम पे होगा, तो देखो AC इज इक्वल टू MC हो गया, एंड व्हेन AC इंक्रीजेस MC इज ग्रेटर देन AC। आई बात समझ में? तो ये तीन प्रॉपर्टी है। चलो इन तीन प्रॉपर्टी देखो, जब भी आप AC और MC कर्व को बनाओगे प्लीज आपको ये प्रॉपर्टीज का हमेशा ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज हमेशा फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि AC और MC में ये प्रॉपर्टीज हमेशा फुलफिल होते हैं, ठीक है ना यार। चलो यहाँ पे आओ। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यार मुझे ना इक्विलिब्रियम बना के दिखाओ कि कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होएगा, तो एक काम करती हूँ मैं, इस पे ना MC कर्व बना देती हूँ। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? MC इज इक्वल टू MR ना। हाँ अरे यार ये इक्विलिब्रियम पॉइंट MC इज इक्वल टू MR ना। जब MC इज इक्वल टू MR होएगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा ना। ये बच्चे सही बताओ, हाँ में हाँ मत मिलाना बेटा, जब यकीन हो तभी बोलना। MC इज इक्वल टू MR तभी तो इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा बेटा सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट E है,
यहाँ पे भी देखो MC इज इक्वल टू MR है और यहाँ पे भी MC इज इक्वल टू MR है। कौन से पॉइंट को बोले इक्विलिब्रियम है? पॉइंट ई को, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था, जब MC MR को कट करे लेकिन बिलो से, तो यहाँ पे देखो MC MR को कट कर रहा है नीचे से, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? रीजन क्या है यार? ये पॉइंट पे भी तो MC इज इक्वल टू MR है, इसी को मान लो ना इक्विलिब्रियम। काहे इतना तमाशा कर रहे हो? एक लाइन और याद करनी पड़ रही है, MC कट MR फ्रॉम बिलो, ये भी याद करना साथ में। बेटा देखो यार, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में इतने बच्चे, अभी सीट्स कुछ खाली है, देखो पीछे 1 2 3 4 सीट खाली, इधर भी 4 सीट खाली है। अब 4 सीट्स खाली है यार यहाँ पे। अब अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ प्रैक्टिकली समझाने के लिए, इसको वास्तविक जीवन से बहुत मत जोड़ना। मान लो मेरे इस प्रीमिसेस का जो रेंट है वो 40,000 है और यहाँ पे बैठे हुए इतने स्टूडेंट्स। अच्छा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, इस प्रीमिसेस का जो खर्चा है, वो कॉस्ट है, वो पर स्टूडेंट बियर करते जाएंगे, तो कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी। अगर एक ही स्टूडेंट को पढ़ाओ तो इस कॉस्ट आएगी 40,000। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ेंगे तो कॉस्ट बाइफरकेट बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी इतने स्टूडेंट हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 40,000, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आ जाएगी पर स्टूडेंट कॉस्ट। अच्छा, अब अगर एक और बच्चे ने एडमिशन ले लिया और वो इस क्लास में बैठा, तो फिर से पर स्टूडेंट कॉस्ट रिड्यूस होगी। और बच्चों ने लिया तो और रिड्यूस होगी, और ने लिया तो और रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, अब जब पर स्टूडेंट कॉस्ट कम हो रही है तो पर स्टूडेंट रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है। मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, पर स्टूडेंट कॉस्ट कम होती जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, पर स्टूडेंट कॉस्ट कम होती जाएगी। अच्छा, और किसी पॉइंट पे भाई इस क्लास में इतने बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी है, तो ऐसा होता है ना कि भाई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डेटा, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम कर लेते हैं तो मेरी MC इज इक्वल टू MR हो जाएगी कि आपको जो पढ़ाने की जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है और जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इतना हो जाएगा। बट अगर उस लिमिट के ऊपर स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होएगा ना। आई बात समझ में? ऐसा देखो, क्या मैं ये पॉइंट को क्यों नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे 4 सेट बाकी है और मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 सेट अभी बचे हुए, इस क्लास में 4 सेट बचे हुए, हम यहाँ पे आ गए और बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम भी एडमिशन लेंगे, 4 सीट खाली, यहाँ पे MC इक्वल टू MR हो चुका है मेरा, 4 सीट खाली, बच्चे कह रहे हैं मैम हम भी एडमिशन लेंगे, क्या करूँ? एडमिशन दूं या ना दूं? इसी को इक्विलिब्रियम मान लो, एडमिशन दूं। क्यों दूंगी एडमिशन? क्योंकि मेरी मार्जिनल कॉस्ट पर स्टूडेंट कम हो रही ना। अच्छा, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू पर स्टूडेंट बढ़ेगा ना। अच्छा, तो मैं मोटिवेट होंगी कि नहीं होंगी? मोटिवेट, कोई भी मोटिवेट होएगा। तो लॉ कहता है, इकोनॉमिक्स कहती है कि पर स्टूडेंट, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपके बढ़ते जाएंगे, पर स्टूडेंट जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी और रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। और जब ये सिचुएशन होएगी तो जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो खुश होता है, हैप्पी होता है, मोटिवेट होता है वो कि ये अब तो मैं और बच्चों को पढ़ाऊंगी, और बच्चे आ जाओ, और बच्चे आ जाओ, और सब भर जाओ, बाप रे बाप पूरा बैच भरा है, बाप रे बाप 5-5 10-10 ऐसी काम नहीं कर रहे यार, इतना सारा बच्चा भरा पड़ा है। तो मैं हमेशा ये करेगी ना, मोटिवेट होएगी और मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और ऐड करेगी। तो यहाँ पे देखो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही? कम हो रही है। मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है? यहाँ पे कम हो रही है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट मेरी कम हो रही है तो मैं तो मोटिवेट हो रही हूँ और मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ाऊंगी और बढ़ाऊंगी और बढ़ाऊंगी और बढ़ाऊंगी और बढ़ाऊंगी, यहाँ तक क्या होंगी। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी, जब यहाँ पे मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो मैं मोटिवेट हो रही हूँ। अब यहाँ पे पर स्टूडेंट जो कॉस्ट हो मेरी बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल स्टूडेंट को बढ़ाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ेगी मैम? जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा बैच भर गया, अब ये पूरा बैच भर गया और मेरे पास मेरे मैनेजमेंट ने 10 स्टूडेंट और ले लिए। पिछले बैच में हुआ था, बड़ा मारा मारी हो जाती थी बच्चों में, हम बैठेंगे पहली सीट पे, वो कहे हम बैठेंगे, वो कहे हम बैठेंगे। ऑफिस में पेरेंट्स आके कंप्लेन करने लगे, मैडम सीट ही नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ा नहीं होता है। हमने कहा थोड़ा मैनेज कर लीजिए, सभी बच्चों को पढ़ाना है, ज्ञान सबको बांटना है हमें। और लड़ाई हो जाती थी यार, पेरेंट्स आके ऑफिस में, यार ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप इस तरीके से करोगे यार। अब हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या कि ये पूरी क्लास भर गई और हमारे स्टाफ ने बच्चों के एडमिशन ले लिए और सीट्स हमारे पास एक को नहीं।
तो फिर मजबूरी में फिर हमने क्या किया, नया बैच स्टार्ट किया। नई क्लास में बिठाया। अब उस क्लास में सीटिंग कैपेसिटी 200 की है, बट खर्चा कितना जा रहा है भाई, रेंट जा रहा है पूरा, बिजली का खर्चा जा रहा है, 5 एसी चल रहे हैं, 5 एसी का खर्चा जा रहा है, नए स्टाफ का खर्चा, बाकी सारी चीजों का खर्चा। तो जब एडिशनल अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, भाई ये बैच तो फुल हो गया, इस बैच पे तो हम एमसी इक्वल टू एमआर पे आ गए, लेकिन अगर मेरे मैनेजमेंट ने इस क्लास के बियॉन्ड भी और एडमिशन ले लिए, तो और एडमिशन के लिए नया बैच स्टार्ट करना पड़ेगा, नई फैकल्टीज को पेमेंट करना पड़ेगा, नया रेंट देना पड़ेगा, नया एसी, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो बढ़ेगी ना, फिर उसमें भी जब 100 बच्चे हो जाएंगे तो फिर एमसी इक्वल टू एमआर हो जाएगा। तो फिर से ये क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगी। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे तो फिर से मेरी एमसी क्या हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिर जाएगी, बढ़ेगी, फिर हम इक्विलिब्रियम पे आएंगे, फिर इंक्रीज हो जाएगी, फिर गिरेगी। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने लगेंगे तो मेरी एमसी क्या हो जाएगी, गिरेगी, और यहाँ पे जब स्टूडेंट बढ़ गए, यहाँ पे एक पॉइंट पे आएंगे जब ये पूरी क्लास भर गई। अब नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट और ले लिए, इसमें आ नहीं रहे, नई क्लास में बिठाना पड़ेगा ना, और नई क्लास में बिठाएंगे तो पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो इसीलिए कहते हैं कि ये पॉइंट को मत लो, यहाँ पे तो प्रोड्यूसर क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, इस पॉइंट पे एमसी इक्वल टू एमआर मानो। आई कहानी समझ में? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। कितनी कहानी समझ में आ रही है? अब ये तो था इक्विलिब्रियम पॉइंट। ना बात करते नॉर्मल प्रॉफिट। या नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या थी, भूल गई, बताओगे जरा? नॉर्मल प्रॉफिट AC इज इक्वल टू AR, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। और AC कर्व बनाना बताया था मैंने आप लोगों को, AC कर्व ये होता है। तो ये हो गया हमारा MC, और हम यहीं पे बनाते हैं AC। मैंने क्या बताया, AC इज इक्वल टू AR। ये जो है ये लाइन क्या है, क्या इसको हम AR बोलते हैं? AR ही तो है, ये AR भी है तो MR भी है तो P भी है तो D भी है, और ये हमारा AC कर्व है। देखो क्या इस पॉइंट पे AC AR को टच कर रहा है, इस पॉइंट पे यहीं से जा रहा है टच होके। अच्छा देखो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, जब AC मिनिमम पे होता है तो MC इज इक्वल टू AC, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, AC इज इक्वल टू AR, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। बोलते जाओ भैया। एक बार फिर से देखो, मैं हटाती हूँ सबको, फिर से बनाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये बनाया था मैंने MC, ये मेरा MC है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहीं पे मैंने क्या किया, यहीं से बनाया मैंने AC कर्व, और AC और MC की प्रॉपर्टी होती है कि AC MC को मिनिमम में कट करता है। ये मिनिमम पे कट किया है ना, बाई चांस यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू भी तो है, और ये हमारा AC है, AC इज इक्वल टू AR, AC इज इक्वल टू AR, तो क्या बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब नॉर्मल, इसका मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। इतनी कहानी समझ में आती है? अच्छा, अब अगर आपसे पूछेंगे कि यार ये बताओ कि जब परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे तो उस समय पे क्या हो रहा होगा, तो उस समय पे P इज इक्वल टू D इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MC, ये सब एक साथ बराबर हो जाएंगे। बाप रे बाप। अब इसमें से कोई भी इक्वेशन बना के तुमसे पूछ लेंगे, अभी ये और लंबा होगा, और बड़ी होएगी यार ये, समझते हैं? क्योंकि अभी तो शॉर्ट रन ही बता रही है, अभी जब लॉन्ग रन में मूव करेगी ना तो ये और लंबी इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो ये क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नॉर्मल प्रॉफिट जब वो गेन कर रही होगी तो नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करते समय क्या हो रहा होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करते समय P इज इक्वल टू D इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MC, ये सारी चीजें एक साथ होंगी। अब आपसे पूछ लेंगे क्या MC इज इक्वल टू D हो सकता है किसी मार्केट में? अब तुम सोचोगे कहां बात कर रहे हो यार, MC इज इक्वल टू D कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि MC और D में तो कोई रिलेशन ही खास नहीं हम बिठा पा रहे हैं। नहीं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट के टाइम पे ये सब चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी। आई कहानी समझ में? तो ये हो गया हमारा। भैया इसको लिख लिया तुम लोगों ने? अरे क्या बात करो, लिख लिया? लिखोगे नहीं कार्ड? तुमने लिखा ब्लैक शर्ट? तुम नहीं? हाँ इसको पेन चाहिए, अच्छा तुम्हारा पेन, सॉरी सॉरी।
कोई डाउट हो तो भी पूछो, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बिना झिझक। कितने बड़े पाजी हो तुम लोग, मतलब लिखे ही नहीं, जब हम कहेंगे तब लिखोगे तुम लोग यार। लिटरली मक्कार नंबर 1। काहे? प्राइस इक्वल टू डिमांड कैसे होगा? डिमांड कर, अरे बेटा प्राइस लाइन को तो डिमांड कर बोलते हैं। जो प्राइस लाइन डिमांड कर क्या होता है? प्राइस लाइन का रिफ्लेक्शन तो होता है। जो प्राइस लाइन होती है डिमांड कर्व की रिफ्लेक्शन होती है। भाई यहाँ पे देखो ना, ये जो डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बना हुआ है ना, ये वाला तो यहाँ पे क्या है यार, ये देखो ये डिमांड कर्व है, तो ये डिमांड कर्व है, इसका मतलब 20 रुपए प्राइस तभी डिमांड कर्व है, तो इसका मतलब ये प्राइस को 20 रुपए को दिखा रहा है, तो पी इज इक्वल डी हो गया। और ए आर प्रूफ करके दिखाया। और एम आर, क्योंकि एडिशनल कितने भी ग्राहक हमारे पास क्यों ना आ जाए, जो एडिशनल प्राइस जो मार्जिनल रेवेन्यू में मिलेगा वो अल्टीमेटली 20 रुपए मिलने वाला है, या पेन के केस में 5 रुपए मिलने वाला है। तो इसीलिए ये मार्केट में यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा, ठीक है ना। और जब नॉर्मल प्रॉफिट हम अर्न करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन जाएगी। नॉर्मल प्रॉफिट में ये हमारा ए सी है, ये हमारा एम सी है, ये पर्टिकुलर हिल रहा है, आज को तो नहीं आया ना यार। तो ये क्या है, ये ए सी ए आर के बराबर हो गया, तो फिर यहाँ पे बन गया नॉर्मल प्रॉफिट। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ू, अभी बहुत कुछ समझाना है यार, ये मार्केट बहुत बड़ी है। क्या कह रही हूँ जैसा लग रहा है? क्या कह रही है? कह दे बच्चा, मैं बच्चा। हाँ, बोर हो रही हो? कह रही बोर हो रही है। हाँ क्या बात है। चलो ठीक है मैम, ठीक है, तो ये वाला 5th वाला पॉइंट रीड नहीं करवाया था, आ जाओ। तो hence the equilibrium price determined by the market demand and supply forces constitute demand curve for the firm. This place is also the average revenue and marginal revenue for the firm. Since the price is uniform in the market, इसलिए देखो क्या करें, प्राइस यूनिफॉर्म है इसलिए ए आर इज इक्वल टू एम आर है। रीजन पूछ सकते हैं, जिन्होंने घुस के नहीं पढ़ा होगा बेटा आंसर में कंफ्यूज जाओगे। सुनो हमारी बात ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये जो ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये क्यों होता है? द रीजन बिहाइंड कि मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस है, यूनिफॉर्म प्राइस की वजह से होता है। तो रीजन भी पूछ सकते हैं, तो रीजन भी ध्यान रखना, समझते हैं, आ जाओ। अब आ जाओ बाबू बच्चा गुल्लू मुल्लू। अच्छा एक बात बता दो, अगर कोई, एक बात बता दो बेटा, अगर कोई फर्म है वो ए सी इज इक्वल, अगर वो कोई फर्म है वहां पे अगर एम सी इज इक्वल टू एम आर की सिचुएशन प्राप्त हो गई है, अगर कोई फर्म इक्विलिब्रियम पे आ गई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा? नो नो नो, नहीं कह सकते, अभी तो बताया था ना। इक्विलिब्रियम सिचुएशन का मतलब है एम सी इज इक्वल टू एम आर हो जाए, पेन मत ऐसे करो, एम सी इज इक्वल टू एम आर हो जाए। बट बेटा एम सी इज इक्वल टू एम आर होने का मतलब ये नहीं कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉफिट की सिचुएशन क्या है? ए सी इज इक्वल टू आर। तो एम सी इज इक्वल टू एम आर होने से जरूरी नहीं है कि ए सी इज इक्वल टू आर हो जाए, समझता है? प्रॉफिट कब होएगा? जब ए सी इज इक्वल टू आर होएगा तभी प्रॉफिट होएगा, समझता है बात को? अरे ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, ये बिल्कुल वैसा है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जरूरी तुम्हारी वाइफ बन जाएगी? जरूरी है? तो वाइफ कब कहोगे उसको? जब शादी हो जाए, मंत्र पड़ जाए, आए बात समझ में? तो इसका मतलब ये वो गर्लफ्रेंड है, वाइफ होएगी नहीं होएगी हु नोज, वाइफ तब होएगी जब मंत्र पड़े जाएंगे, समझते? ठीक वैसे ही एम सी इज इक्वल टू एम आर इक्विलिब्रियम है, बट प्रॉफिट है या नहीं है ये डिपेंड करता है ए सी इज इक्वल टू ए आर पे। जब ए सी इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा तभी प्रॉफिट होएगा, समझता है बात को? अब ए सी इज इक्वल टू ए आर होएगा या नहीं होएगा हमको नहीं पता, तो समझते ध्यान से,
MC इज इक्वल टू MR, ये हमारा इक्विलिब्रियम होएगा। MC कट MR फ्रॉम बिलो, तो हमारा इक्विलिब्रियम होएगा। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, जरूरी नहीं है कि हम प्रॉफिट पहुंचेंगे। समझते हैं? क्या पता हमारा AC कर्व ऐसे मूव कर जाए। देखो बेटा, P क्या लिखे, DAR। इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो कि DRM चला जाए। तुम्हारे बच्चे जब इस दुनिया में आए तो पहले क्या कहेंगे, P इज इक्वल टू D इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। माँ नहीं कहेंगे बेटा, पहला शब्द वो यही कहेंगे। आई बात समझ में? यस। आओ बेटा देखो, ये MC इज इक्वल टू क्या हो गया, MR हो गया। क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया। हो भाई, हमारा AC ऊपर से मूव कर गया, AC ऊपर से घूम गया। क्या लगता है नॉर्मल प्रॉफिट है? ऐसा भी तो हो सकता है AC ऊपर चला जाए, तो क्या हो गया, लॉस हो गया यार। समझते हैं? तो जरूरी नहीं है कि अगर MC इज इक्वल टू MR है तो AC इज इक्वल टू AR हो ही। समझते हैं बात ध्यान से? तनिष्क आया पहले साल 2000 करोड़ के प्रॉफिट में, सॉरी लॉस में। 2000 करोड़ का लॉस हो गया तनिष्क को। MC इज इक्वल टू MR पे पहुंचा होएगा, लेकिन जो उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होएगा पर ग्राहक वो ज्यादा होएगा। नहीं हो पाया, AC ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो गई, रेवेन्यू उसको कम प्राप्त हुआ उस साल। समझते हैं? यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताती हूँ लॉस की सिचुएशन। लॉस की सिचुएशन क्या है? तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जब AC इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, AR। AC बनाना आता है, ये AC बन गया। मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा है MC को, AC को। तो यार ये देखो, ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, इसको प्यार से क्या बोलेगा, लॉस तो बोले। ये जो डिफरेंस है ये दोनों चीजों के बीच में, ये हमारा AC चला गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके AC और AR के बीच में ये AR है। अब AC ग्रेटर देन किससे हो गया, AR से हो गया। क्या हो गया, क्या लॉस होने के बावजूद क्या ये फर्म इक्विलिब्रियम पे थी? आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेंड करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। इक्विलिब्रियम अटेंड करने का मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। हो भी सकता है उस पॉइंट पे, नहीं भी हो सकता है। आई कहानी समझ में? यहाँ पे देखो, हम लोग बात करेंगे शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में अब पहले तो बताती हूँ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है। देखो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, वो 6 महीने का पीरियड शॉर्ट रन नहीं होता है, और वो जो 1 साल से 6 महीने ज्यादा का पीरियड लॉन्ग रन नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में कैलेंडर पीरियड को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन नहीं मानते हैं। इकोनॉमिक्स में कैलेंडर पीरियड को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन नहीं मानते हैं। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का मतलब मार्केट चैप्टर में क्या होता है, अगर कोई फर्म जिज्ञासा हो रही है जानने की, हाँ नहीं हो रही जिज्ञासा, ही नहीं हो रही है। कह रही अच्छा ना बोलो यार, जब बोलती हो तो दिमाग को जोर देना पड़ता है। अगर किसी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं और लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है शॉर्ट रन है। अजीब लगा जान के जज्बातों के साथ खेल गए हम क्या? इससे पहले कभी नहीं सुना था ये, सीरियसली हमसे सुना था? अच्छा, हमने सुना था। अगर किसी फर्म को खुद, हाँ हमें सुना था ना, हाँ हाँ तो ये कहो ना यार। अच्छा अच्छा, अगर किसी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं और लॉसेस हो रहे हैं तो शॉर्ट रन है, और अगर किसी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो लॉन्ग रन है। यानी जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट होने लगे तो आप लॉन्ग रन में मूव कर गए। अब चाहे आज आपने दुकान खोली, कल ही आपको नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा, तो आप कल ही पहुंच गए लॉन्ग रन में। आई बात समझ में? ये आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो किसी भी फर्म के लिए लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन क्या है, जब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हो या जब वो लॉसेस को अर्न कर रही हो तो उसके लिए है शॉर्ट रन, और जब वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लगे तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन। आई बात समझ में? तो ये पहचान है। अब आ जाओ, तो शॉर्ट रन क्या, शॉर्ट रन में यहाँ पे देखो, फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, MC इज इक्वल टू MR। ठीक है,
बस लॉन्ग रन का मतलब इतना देखो, शॉर्ट रन का मतलब है कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और आपको या अल्लाह, हे प्रभु, हे राम, हे जीसस, कहा चाहते हो तुम लोग यार? बेटे तोड़ डालो, तोड़ डालो, 7,000 की परचेज किए थे, समझ रहे हो यार? 7,000 2016 में खर्च किए थे। इन्फ्लेशन लगा के, समझ रहे हो ना यार? एडजस्ट कर देगा मैं तुम्हारा। आ जाओ। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस अगर हो रहे हैं तो ये शॉर्ट रन है। चलो अब देखो इन शॉर्ट रन क्या क्या हो रहा होगा। For achieving equilibrium condition to be satisfied are MC is equals to MR, MC कट MR from below, equilibrium की situation सेम होगी चाहे शॉर्ट रन में हो चाहे लॉन्ग रन में हो, कोई दिक्कत नहीं। In perfect competition, the short run equilibrium of the market and firm is represented below. यहाँ पे देखो, अब ऊपर वाली बात मैं नहीं बढ़ा रही, यहाँ पे देखो। Merely being in equilibrium position does not mean that a firm is making profits. The actual position of profit can be known only on the basis of AR and AC. यही बात बताया था बेटा हमने, बिना मंत्रों के आगे बात नहीं बढ़ सकती, ठीक है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट द शॉर्ट रन, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा शॉर्ट रन में इन द डायग्राम ये वाला, ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। जब ए आर इज ग्रेटर देन ए सी तभी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अच्छा, all the firms in the industry which have a similar cost behavior as shown here will be earning supernormal profit, ठीक है? न्यू फर्म्स में भी अट्रैक्ट, अब देखो ऐसा होता क्यों है? किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा मैम ऐसा क्यों होता है कि शॉर्ट रन में ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस क्यों होते हैं? हो सकता है आप किसी नए धंधे के साथ बिजनेस मार्केट में गए हो, तो हो सकता है कि पब्लिक एट लार्ज इतना ना फैमिलियर ना हो आपके बिजनेस के साथ, इसीलिए वो आपके प्रोडक्ट को ना परचेज करे। तो प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे और आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी अगर आपको मार्केट में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू होएगा वो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स कम होएगा और आपकी कॉस्ट ज्यादा होएगी। भाई तनिष्क जब स्टार्टिंग में आए तो पब्लिक ने भरोसा नहीं किया, तो इनको जो प्रोडक्ट के बेचने की कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी और पर प्रोडक्ट जो ग्राहक से पैसा मिल रहा था वो एवरेज कॉस्ट के बहुत बिलो था, तो इसलिए क्या लॉसेस में थे। अच्छा, यानी कि स्टार्टिंग में आप कोई बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हो नया नया और जो ग्राहक है वो आपके बिजनेस से फैमिलियर नहीं है। तो जब ग्राहक आपके बिजनेस से फैमिलियर नहीं होता है, नया नया धंधा है, तो आप क्या हो भाई? शॉर्ट रन में हो, तो लॉसेस हो सकते हैं। बट जब ग्राहक आपके बिजनेस से फैमिलियर हो जाए तो क्या हो जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट पे आप मूव कर जाओगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मार्केट में बहुत पसंद आया और आप अकेले आदमी हो जो मार्केट में क्या करे, उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो। तो जब अकेले आदमी हो और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हो तो जितनी भी जनता है सब आप ही से परचेज करेगी, तो आप क्या कमाओगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। भाई जो मर्जी मर्जी करेगा वो प्राइस चार्ज करोगे, जैसे मर्जी करेगा वैसे प्रोडक्ट बेचोगे और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करोगे। फिर होता क्या है? अच्छा, अगर लॉसेज अर्न होंगे और लगातार लॉसेज अर्न हो रहे हैं तो या तो फिर आप डिमोटिवेट होकर बिजनेस बंद कर दोगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे गए ही नहीं, यानी लॉन्ग रन का मुंह ही नहीं देखा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर आप बिजनेस में नए नए हो, आप मार्केट में गए और बहुत सारे लोगों ने आपके बिजनेस को पसंद किया, आपके बिजनेस मॉडल को पसंद किया, तो दूसरी जो फर्म है वो भी तो कहेंगी अरे यार इस सेक्टर में कितना मुनाफा है, कितना मुनाफा है, चलो एक काम करते हैं यही बिजनेस करते हैं। तो नई फर्म आपके प्रॉफिट को देख के मार्केट में अट्रैक्ट होंगी। जब नई फर्म आपके प्रॉफिट को देख के मार्केट में अट्रैक्ट करेंगी तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और आप किस पे आ जाओगे? नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओगे। आई कहानी समझ में? तो ये होता है, अगर आप मार्केट में एंट्री करते हो, मार्केट आपको रिस्पॉन्स नहीं करती तो लॉस होएगा, लॉस होएगा। और अगर आप उस लॉस को बियर नहीं कर पा रहे हो या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लगातार लॉसेज हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? बिजनेस का बंद कर दोगे। या फिर अगर आप लॉसेस को बियर करने की क्षमता रखते हो तो करो बियर, जैसे तनिष्क ने किया था। पहले साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल लॉस, चौथे साल प्रॉफिट। आज तनिष्क 7,000 करोड़ की प्रॉफिट में है, तो इन्होंने क्या किया? पहले लॉस को बियर किया, तब जाके वो इस सिचुएशन पे आए। तब शॉर्ट रन में थे, अब किस में आ गए? लॉन्ग रन में आ गए। समझते हैं? पेटीएम, स्टार्टिंग में जब पेटीएम मार्केट में आया तो कोई भी नहीं था डिजिटल पेमेंट में। 2014 में जब हमारे पास पेमेंट बैंक का नया कॉन्सेप्ट आया तब कुछ गिने चुने बैंक थे। राइट नाउ अभी 11 बैंक है जो पेमेंट बैंक की कैटेगरी में है।
तो स्टार्टिंग में पेटीएम हमारे पास आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या किया, पेटीएम को प्रमोट किया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, तब प्रधानमंत्री जी ने, मतलब इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस पर्टिकुलर चीज को प्रमोट कर रहा है, पेटीएम करो, तो ये आया। अच्छा, अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब पेटीएम आया तो उसने अपनी मनमानी से बहुत सारे काम किए, फिर क्या हुआ, फिर जब पेटीएम के प्रॉफिट्स को देखा तो बहुत सारे लोग और भी अट्रैक्ट हुए कि अरे वाह इस सेक्टर में तो बहुत प्रॉफिट है, चलो एक काम करते हैं पेमेंट बैंक खोलते हैं। तो बाकी लोग मार्केट में आए, जब बाकी लोग मार्केट में आए तो पेटीएम का जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट रन में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट मूवर हैं तो पब्लिक मुझसे परचेज करेगी तो मेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट होएगा, बाद में उस प्रॉफिट को देख के बहुत सारी फर्म अट्रैक्ट करेंगे और मेरा प्रॉफिट नॉर्मल में मूव कर जाएगा। शॉर्ट रन में नया नया प्रोडक्ट है, मार्केट में एंट्री किया, पब्लिक ने नहीं पसंद किया, अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा। आई कहानी समझ में? अब देखो ऐसा होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, all firms in the industry which have a similar cost behavior as shown here will be earning supernormal profit. New firms may be attracted by such supernormal profit and try to enter the industry, but such entry cannot achieve in the short run. तो शॉर्ट रन में इसीलिए सुपरनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे। आई बात समझ में? एंड सो द एग्जिस्टिंग फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न दिस सुपरनॉर्मल प्रॉफिट. Though the firm is in equilibrium in spite of having supernormal profits, the industry as whole will not be in equilibrium since new firm will try to enter into the market. तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी। मैंने इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में भी बात ही नहीं करी है, मैं टोटल फर्म के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। अभी सिर्फ फर्म के बारे में बात करूंगी, पूरी एक क्लास इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगी, ठीक है ना यार? हाँ, तो इंडस्ट्री की बात नहीं करें, फर्म की बात करें, तो फर्म क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे होएगी, इसके बावजूद भी इसको सुपरनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होंगे। कोई डाउट? शॉर्ट रन में मूव कर रहे हैं, शॉर्ट रन में चल रहे हैं सुपर नॉर्मल, जब तक भाई तो कंडीशन ही यही है। यस, कंडीशन ही यही है, लेकिन ऐसा होएगा कहाँ? तुमने जो कहा क्या ऐसा हो सकता है, तुमने जो कहा क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, तो रेयर केस, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल के अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन है जिसके बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बस फेमस ये बहुत है। गूगल 18वां सर्च इंजन है, इसके पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन आए हैं, गूगल 18वां सर्च इंजन है। हाँ, पर बाकी और भी तो लेके बैठे है, तो वो बात अलग है ना, लेकिन है तो और भी लोग ना। नहीं, अगर सुपर नॉर्मल, अगर बाकी फर्म ने प्रॉफिट शेयर करके रखा हुआ है, जब फर्म्स आ जाएंगे कंपटीशन होगा, प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे, एक पर्टिकुलर लिमिट में ही आपको कुछ बेचने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली हाँ ये शॉर्ट रन में रहोगे आप, समझते हैं? लेकिन जब 1% होएगा तब शॉर्ट रन ना, बाकी लोग मूव कर गए तो उन्होंने जो कंडीशन बता रखी उस हिसाब से तो आपको भी काम करना पड़ेगा। तो सुपर हम अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए आपको फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, मार्केट शेयर को बचाने के लिए, समझता है? पेटीएम ने भी क्या किया था, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉफिट कमाया, बाद में जब और भी बैंक आए तो है ही ज्यादा थोड़ा नहीं है, 11 ही तो है पूरे इंडिया में, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में खाली 11 लोग हैं, तो सोचो ना कितने कम है फिर भी। तो ऐसा नहीं, लेकिन जब फर्म आएंगे तो भाई उन्होंने जो प्राइस रखा है, कॉम्पिटिशन को मेट आउट करना पड़ेगा, प्राइस को देखना पड़ेगा, उनकी सर्विसेज को देखना पड़ेगा, सारी चीजों को हमें मेट आउट करना पड़ेगा, और जब सारी चीजें मेट आउट करेंगे तो कॉस्ट खर्च होगी और उस पे आएंगे। अदरवाइज सिंपल सी सिचुएशन है, यस, चाहे जो भी एग्जाम्पल ले लो आप, चाहे जितने बड़ी कंपनी के एग्जाम्पल ले लो, शॉर्ट रन का मतलब अगर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस हो रहे हैं तो शॉर्ट रन में हो आप, फिर चाहे कितने साल बीत गए हो। यस, है ना? क्योंकि इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स को जब पढ़ते हो तो पहले ही चैप्टर में मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स ना ये हम लोग पढ़ रहे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी आ चुकी है बट आप लोगों को पढ़ाई नहीं जाती है। और इकोनॉमिक्स ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बेस्ड है, अजम्पशन बेस्ड है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत रियल लाइफ में कंज्यूमर का बिहेवियर और भी कई तरीकों से मूव करता है। वैसे हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर, ये कंज्यूमर बिहेवियर है, बट यहाँ पे कुछ अजम्पशन है, अजम्पशन पे ही बेस्ड है, तो हम कहते हैं ये सब कुछ हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं जो हम पढ़ते हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करते हैं बट बहुत सारी हाइपोथेटिकल है। आ जाओ यहाँ पे देखो, नॉर्मल प्रॉफिट, अब काम की बातें समझना। इन द डायग्राम ये नॉर्मल प्रॉफिट शो करे, देखो ऐसा ही बनाया था मैंने, अरे बोलो ना यार, आजा मैं बच्चा। At the level AR is equals to AC and hence the firm will be earning only normal profit since normal profits are already included in the computation of AC.
मैंने बताया था एसी में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होगा, क्योंकि एसी में क्या होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एसी में एक्सप्लिसिट भी होती है, इम्प्लिसिट भी होती है। तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कहाँ इंक्लूडेड है, एसी में इंक्लूडेड। किस नाम से इंक्लूडेड है, इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। Theoretically, the industry as whole should be also be in equilibrium in the stage of normal profit, but such industry equilibrium can be achieved only in the long run. तो ये क्या कह रहे हैं, बट सच इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव इन ओनली इन द लॉन्ग रन। अब ये बाद में बताएंगे, इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं कर रही, तो बाद में बात करूंगी। फॉर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR इज इक्वल टू AC एंड MC इज इक्वल टू MR। तो ये बनेगा AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू D इज इक्वल टू AR, सब बराबर हो जाएगा। समझता है? अब देखो लॉसेस एट अ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे देखो इन द डायग्राम, यहाँ पे आपको लॉसेस दिखाया है। देखो AC क्या हो गया, इंक्रीज कर गया ना, और ये हमारा AR है। जो शेडेड एरिया है ये क्या कहलाएगा हमारे पास, लॉस कहलाएगा। समझता है? ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री which have a similar cost behavior, which have a similar cost behavior, इस बात को भी इंक्लूड कर रहा है। So here will be having losses, but whether the firm shut downs or not। अब losses का मतलब है क्या आप बिजनेस बंद कर दोगे ना रे, इकोनॉमिक्स में लॉसेस का मतलब बिजनेस को शट डाउन करने का नहीं है। शट डाउन पॉइंट होता है जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी एक्सीड कर जाए, किससे, जब अगर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे एवरेज रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए तो हम बिजनेस बंद करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि पर स्टूडेंट मैं जो भी वेरिएबल कॉस्ट खर्च कर रही हूँ आपकी फीस से, मुझे वो भी रिकवर ना हो, तो इसका मतलब ये शट डाउन पॉइंट है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हमें रिकवर ना हो तो इसका मतलब है वो क्या है, शट डाउन पॉइंट है। आई कहानी समझ में? तो लॉसेस का मतलब शट डाउन पॉइंट नहीं। अगर आपको पूछेंगे तो बता लेना यार, शट डाउन लॉस, अरे लॉस इस साल हो रहा है, ठीक है यार, अगले साल हो रहा है, फिर हो रहा है, मार्केट रिस्पॉन्स करने लगेगी, मार्केट हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान जाएगी, तो नहीं होगा नुकसान। समझता है बात को? चलो, these firms would have a tendency to quit the industry and earn normal profit elsewhere, but they cannot exit in the short run. They cannot exit in the short, और short run को exit करेंगे लॉन्ग, फिर खत्म ही हो जाएगा पीरियड ही। तो the firm is in equilibrium in spite of earning losses। ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। क्यों? शट डाउन पॉइंट क्या है? शट डाउन पॉइंट का मतलब क्या है, ये देखो मेरा ये AC है, ये मेरा ABC है, और जब ABC किससे एक्सिट कर जाए, AR से कर जाए, तो ये क्या है, शट डाउन पॉइंट है। आई कहानी समझ में? अब कुछ खास बातें बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, अपनी मैथ में जाके देखोगे पैरा फॉर्म में लिख रखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। सारे टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट समराइज कर दिया है, इससे अच्छा लिखा नहीं जा सकता इकोनॉमिक्स को। समझता है इस बात को? देखो ये 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखो, लॉन्ग रन कैसे बनेगा। बेटा क्या है ये, P है, D है, AR है, MR है, फिर क्या बनाया, MC ना ना ना, S ना, SMC, SAC, LMC, LAC, P is equals to D is equals to AR is equals to MR is equals to SMC is equals to LMC is equals to LAC is equals to SAC। ये बनेगा। समझता है ये बात को ध्यान से? अब कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं आप लोगों को, लेकिन ये वाली बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई कहानी समझ में? एक मिनट बस, इसको लिखने से पहले 1 मिनट। फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम LMC इज इक्वल टू LMR तभी तो होगा जब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, जब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी तभी तो होगा इक्विलिब्रियम। अच्छा, एंड सिंस ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न बाय, देखो क्या कह रहे हैं, सिंस ओनली लॉन्ग रन में ना, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न बाय ऑल द फर्म इन द लॉन्ग रन।
यानी परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन किया जाएगा। इसका मतलब कॉमन सेंस, जब आप लॉसेज अर्न कर रहे हो या जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आप कहां पे हो, शॉर्ट रन में हो। क्योंकि जब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू AR है, आपका कॉस्ट बिहेवियर आपका रेवेन्यू का बिहेवियर क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये आपके लिए लॉन्ग रन है और नॉर्मल प्रॉफिट है। बोल भाई इतनी कहानी समझ में आती है? तो ये बात को ध्यान में रखोगे तुम लोग। Since only the normal profit can be earned by all the firms in the long run. Further, in the long run, the firm will choose a plan. अब यहाँ पे ये वाली बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको बाद में बताऊंगी क्या इसका रीजन क्या है, बट अभी सिर्फ इतना सुन लो कि ये है क्या कहानी। सुनो, एकमात्र ऐसी मार्केट जो मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे काम करती है, एकमात्र ऐसी फर्म जो ऑप्टिमल लेवल पे काम करती है, यानी ये अपनी कॉस्ट को सबसे मिनिमम पे लेके जाती है और वहां पे प्रोडक्ट बेचती है। एक्चुअली है क्या यार, ये मार्केट देखो, सभी मार्केट में क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इनका प्रॉफिट क्या हो, बहुत ज्यादा हो। अच्छा, प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते यार, क्योंकि एक यूनिफॉर्म प्राइस है। तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करें क्या, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भाई, हम अपनी कॉस्ट को कम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दूसरे कोचिंग वाले हैं यहाँ पे, अब उन्होंने क्या किया, हमारी प्रभात पाठक क्लास की फीस 30,700 सबसे ज्यादा फीस है, हम चार्ज करते हैं, सबसे ज्यादा फीस है। दूसरे क्या करें, 20,000 पढ़ा देंगे, 15 में पढ़ा देंगे, पर होएगा क्या, बैकअप क्लासेस का प्रावधान नहीं है, क्योंकि बैकअप क्लासेस की भी कॉस्ट आएगी हमारे को। स्टडी मटेरियल नहीं देते, हमारे अलावा पूरे लखनऊ में कोई आपको स्टडी मटेरियल नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है, आप कहीं भी चले जाओ। अच्छा, वही मैथ से पढ़ा देंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट समराइज नहीं करेंगे, आप पढ़ोगे कैसे यार। तो अच्छे स्टडी मटेरियल, इनको फॉर्म करने की कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट, बैकअप क्लासेस की कॉस्ट, टेस्ट सीरीज की कॉस्ट, बहुत सारी चीजों की कॉस्ट आती है। तो क्या करो यार, अगर एक सिंगल प्राइवेट, आपको क्या करोगे अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, या तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट कम कर दो, आई बस, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर एक यूनिफॉर्म प्राइस है, आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो, तो प्रॉफिट को करने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट तो कटिंग करोगे, कॉस्ट कटिंग करके अपने प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो जनरली क्या होता है कि प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, अगर इस पोजीशन पे कि प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो परफेक्ट कंपटीशन प्राइस को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अगर प्राइस को नहीं बढ़ा सकते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि अगर हम अपने प्राइस को नहीं बढ़ा सकते तो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। अब रिड्यूस कर दिया तो कॉस्ट अगर रिड्यूस हो गई तो कॉमन सेंस से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी भाई परफेक्ट कंपटीशन में भी सेलर तो यही चाहता है उसका प्रॉफिट बढ़े, तो प्राइस बढ़ा नहीं सकता है, तो अपनी कॉस्ट को पुश करता है, और कॉस्ट को पुश करेगा तो उस लेवल तक लेके जाता है जहां पे मिनिमम कॉस्ट आए और उसके नीचे नहीं जा सकती कॉस्ट। आई कहानी समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम, ऑप्टिमल लेवल पे ये मार्केट में काम होता है, ऑप्टिमल लेवल पे ये मार्केट में काम होता है। तो क्या कहते हैं, इन द लॉन्ग रन द फर्म विल चूज अ प्लान दैट विल मिनिमाइज इस कॉस्ट। तो फर्म क्या करती है, उस प्लांट पे काम करती है जिसपे कॉस्टिंग सबसे कम आए, एंड हेंस LAC इज इक्वल टू SSC3। ये बाद में बताऊंगी मैं। टेकिंग इनटू अकाउंट लॉन्ग रन में क्या क्या होता है, तो SMC, SSC, LAC, LMC, LMR, LAR, प्राइस D सब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इन द डायग्राम द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC कर्व इज टेंजेंट टू द डिमांड कर्व, एंड ये देखो यहाँ पे ये बनता है हमारा, यहाँ पे सब है ना, ये LAC है, इसी में हमारे पास SSC है, देखो छोटे छोटे SSC है, LMC है, हाँ शॉर्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट है, सब इसी में आ जाता है। यहाँ पे बस ये वाला टॉपिक और पढ़ा लो फटाक से, तभी टॉपिक खत्म होगा। हाँ इस पे बहुत कुछ समझाना है। अच्छा सुनो, ये अभी तक जो पढ़ा वो तो इंपॉर्टेंट था, ये है पैरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर समय की घड़ियां कह रही हैं अब बस। तो ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल वाली क्लास प्लीज मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल लॉ नहीं रखूंगी, फिर मैं यही पढ़ाऊंगी इस वजह से ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझता है क्या? हाँ बेटा, हाँ बेटा।